नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो अब खारिज कर दी गई है। परिसीमन और विधानसभा सीटों के जो बदलाव की प्रक्रिया है उसे कोर्ट ने वैध ठहराया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की जो बेंच है उसने ये फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार को पावर है, डिलिमिटेशन कमीशन बना सकता है। केंद्र ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है, ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। परिसीमन आयोग की 25 अप्रैल को जो फाइल सौंपी गई थी, फाइनल फाइल, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीट अब 90 हो जाएंगी, जबकि 5 नई प्रस्तावित जो लोकसभा सीटें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया सही है या नहीं। 1 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज अब ये फैसला सुनाया है कि अब परिसीमन के तहत चुनाव का जो रास्ता है उसे साफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों की निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सुनवाते हैं जो वकील हैं मुजफ्फर इकबाल, उनका क्या कुछ कहना है। अभी सुनवाई नहीं हुई, आज फैसला हो गया। पिटीशन जिन लोगों ने उसको चैलेंज किया था वो डिसमिस कर दी गई है। अभी जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट आ जाती है उसके बाद हम आगे नेक्स्ट रणनीति तैयार करेंगे कि क्या करना है। वहाँ उनके जो वकील हैं वो करेंगे। बहरहाल हमें इससे बड़ा नाउमीदी हुई है क्योंकि पूरे मुल्क में कहीं भी और डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना, ना ही कोई कंस्टिट्यूंसी डिलिमिट हुई स्वाय जम्मू कश्मीर के, जिसको एक जेरिमेंडर किया गया वहाँ। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है। उसके बाद आप देखते हैं वकील हजरात बैठकर इस पर फैसला करेंगे क्या करना। और उसके अलावा जो प्रतिक्रियाएं वो भी अब आने लगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीजें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं। तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है। वो उन्होंने किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। तो ये आपने सुना महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया को। और अब आपको बताते हैं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन जो है उनका कहना है कि तमाम विपक्षी पार्टियां नए परिसीमन के खिलाफ हैं, लेकिन अब सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। जब से 370 हटा है और जो सिचुएशन है और जिस तरह से टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो रही है, हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन जो परिसीमन हुआ उससे हम लोग तो सेटिस्फाइड थे नहीं। उन्होंने सरकार की जो मंशा थी, जो भाजपा सरकार है वो मंशा दिख रही थी। उन्होंने सीटों को भी बढ़ाया है, लेकिन जिस मंशा से किया है वहाँ पर जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन तब भी हम ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन कराइए और उसको इमीडिएट कराइए। अब देखना ये है कि ये कब तक इलेक्शन कराते हैं, और अपोजिशन पूरा तैयार है इलेक्शन के लिए। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अब जुड़ने जा रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। नीता शर्मा जुड़ रही हैं दिल्ली से और नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। नीता, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने विपक्षी पार्टियों को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी परिसीमन के खिलाफ है, लेकिन अब सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और इस फैसले के बाद अब चुनाव का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। आदित्य, जहां तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का सवाल है, उनका कहना है कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसका कोई भी बेयरिंग नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होने हैं। पहली बात वो ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन का फैसला था इसे कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था। उसके ऊपर से जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, वोटर लिस्ट जो हैं, वो ऑलरेडी फाइनलाइज की जा चुकी हैं। साथ में जो चुनाव कब होगा कब नहीं होगा, इसका पूरा का पूरा जो दायित्व है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कब ये फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि केंद्र का ये बार बार केंद्र ये बोलता रहा है कि जो जमीन
जमीनी हालात हैं जम्मू कश्मीर में वो काफी बेहतर हुए हैं 2019 के बाद। हालांकि ये भी जो है सुझाव दिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो जम्मू कश्मीर में की गई थी वो 1995 में की गई थी। तब उस विधानसभा में 76 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 87 कर दिया गया था, जिनमें जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 दी गई थी और लद्दाख में जो है वो 4 दी गई थी। अब जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई है, साथ में जो लद्दाख है वो भी एक सेपरेट यूटी बना दिया गया है। अब नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने के बाद ये संख्या 90 हो गई है, जिसमें से जम्मू के पास 43 है और कश्मीर के पास 47 है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जम्मू कश्मीर में जो ज्यादा सक्रिय हैं, उनका कहना है कि केंद्र सरकार खुद ही देरी कर रही है, वो नहीं चाहती कि वहां पर चुनाव हो। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इस डिसीजन का फैसला इस पे नहीं होगा कि इलेक्शन कब होंगे। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर हालात बेहतर हैं, तो हो सकता है कि इस साल के जो समर्स हैं तब वहां पर चुनाव की जो प्रतिक्रिया है या जो क्रिया है वो शुरू की जाए। अदिति? बिल्कुल नजीर, जिस तरह से यहाँ पर नीता ने बताया कि केंद्र सरकार का यहाँ पर ये कहना है या गृह मंत्रालय का कहना है कि सब कुछ इस वक्त अभी जो चुनाव आयोग है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर आने लगी है। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर ये कहा कि ये बीजेपी ने सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर कर लिया है, जो माइनॉरिटी थे उन्हें मेजोरिटी में बदल दिया, मेजोरिटी को माइनॉरिटी कर दिया, रिगिंग की गई है परिसीमन के तहत। वहां पर लोगों के बीच में क्या कुछ है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है 370 को लेकर भी और चुनाव भी बहुत वक्त से नहीं हुए वहां पर। देखिए, पहली बात जो है, जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, फैसला है, ये इस पे नहीं था कि परिसीमन अच्छा हुआ या खराब हुआ। बिल्कुल ये नहीं था उसमें जेरीमेंडरिंग हुई या नहीं हुई, उसकी जो प्रोसेस थी, जो पैरामीटर्स थे वो अच्छे थे या नहीं थे। ये सवाल ये था कि आज जो संविधानिक जो वैलिडिटी है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वो थी इसकी, क्योंकि जो चैलेंज थी, पिटिशन जो थी जिसने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो परिसीमन का जो कमीशन है, उसने कहा कि आर्टिकल 170 के तहत पूरे मुल्क में परिसीमन 2026 तक नहीं हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में कैसे करोगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट ये है कि जो परिसीमन जम्मू कश्मीर में हुआ वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के में जो पास किया, जब जम्मू कश्मीर को 2 यूटीयू में तब्दील किया गया, जम्मू कश्मीर के लिए नई असेंबली का गठन, सीटों का गठन, कहा कि 90 सीटें होंगे, उसके तहत ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक परिसीमन कमीशन बनाया गया। और उसी को जब पिटिशनर्स ने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है, एक पार्लियामेंट का एक एक्ट है, तो जो उस एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो कानून के जानकार है उनको पहले ही अंदाजा था कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट पे इसमें कोई स्टे नहीं आ सकता है या उस परिसीमन कमीशन को वो निलंबित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, परिसीमन का जो पूरा प्रोसेस है वो पिछले साल ही मई में खत्म हुआ, यानी जितना भी परिसीमन की जो प्रक्रिया थी, असेंबली सीटें बनानी थी, उनकी रिड्रॉइंग करनी थी बाउंड्रीज के, वो मई 2022 में पूरा खत्म हुआ। परिसीमन जो कमीशन था, डिलिमिटेशन कमीशन था, उसका टेन्योर वो भी खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट की जो सीट्स की रिड्रॉइंग थी उसको भी खत्म किया गया। तो कुल मिला के जो पूरी प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल भी हुआ। अब बात आ रही है कि इलेक्शन कब होंगे, उसका और इस जजमेंट का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 2014 से असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं और 2005 साल से करीब से अब यहाँ डायरेक्ट सेंट्रल रूल है, राज्य प्रशासन, ये राज्यपाल का रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है यहाँ। तो लोग कहते हैं, हर एक कहता है कि इलेक्शन हो, लेकिन ये जो आज का फैसला है उसको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमने कांग्रेस की सुनी इलेक्शन, दूसरे पार्टीज की सुनी, हर एक पार्टी यहाँ चाहती है कि इलेक्शन हो। और ये भी कहती है कि जब केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हालात ठीक, और हालात ठीक भी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि हालात पहले से काफी बेहतर हैं, तो ये सवाल है कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा सकते, चाहे केंद्र सरकार जानती हो कि बेहतर उसका कारण या इलेक्शन कमीशन जानते हो। लेकिन एक चीज हर एक यहाँ कहता है कि एक पूरे जमहूरी मुल्क में इस एक हिस्से को कैसे जमहूरियत से वंचित किया गया है, वो बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक इस परिसीमन कमीशन का सवाल है, वो सवाल जो तो चैलेंज था, पिटिशन था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नीता शर्मा, नजीर मसूदी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारियां साझा करने के लिए।
आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आई आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र की खुदकुशी का मामला यहां पर सामने आया। ये इतवार दोपहर की घटना है। पुलिस के मुताबिक छात्र अहमदाबाद का रहने वाला था और पवई में आईआईटी में बीटेक कर रहा था। छात्र ने बस 3 महीने पहले ही एडमिशन लिया था और शनिवार को उसके सेमेस्टर इम्तिहान जो है वो हुए थे। पवई पुलिस ने हादसे से मौत का केस दर्ज किया है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई दबाव था या पढ़ाई के चलते ये दबाव था जो उसने इस तरह का कदम यहाँ पर उठाया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, बहुत दुखद खबर ये आ रही है आईआईटी मुंबई से। क्या कुछ जानकारी अब तक इस छात्र के बारे में मिल पाई है? इसके परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है? जी देखिए, जो छात्र है वो मात्र 18 साल का था। दर्शन सोलंकी उनका नाम है और वो अहमदाबाद गुजरात के हैं, जो मुंबई में आईआईटी बॉम्बे में वो पढ़ाई कर रहा था। जो जानकारी पुलिस से मिली है, ये जो छात्र है ये बीटेक की पढ़ाई कर रहा था आईआईटी पवई में। 3 महीने पहले ही इनका एडमिशन बॉम्बे का आईआईटी बॉम्बे में हुआ था और जो जानकारी है वो यही है कि जो पहला सेमेस्टर का परीक्षा है, आखिरी परीक्षा शनिवार के दिन हुआ और रविवार के दिन दोपहर 1 बजे के करीब इस छात्र ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या है। देखिए, अगर आप इस छात्र के बैकग्राउंड को भी देखें तो ये जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर एक एंगल से पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से परीक्षा खत्म हुई और उसके अगले दिन छात्र की ओर से आत्महत्या किया गया, तो क्या कुछ वजह है, इसकी भी जांच फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया हुआ है और क्या कुछ वजह है इसकी जाँच फिलहाल उनकी ओर से जारी है। जो कैंपस में फैकल्टीज़ हैं या फिर उनके जो छात्र हैं, उन सभी से भी ये फिलहाल पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है। जो परिवार वाले हैं उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। अब तक और जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वजह रही है, लेकिन क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, तो ऐसे कई हैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर जिनका कहना है कि जो पास आउट भी हो चुके हैं, उनका कहना है कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी भेदभाव वाला रहा है और वो इसे एक वजह मानते हैं। हालांकि पुलिस, जैसे कि पहले कहा, उनकी जांच जारी है। ये रविवार की घटना है और आज सोमवार ही है, इसलिए पुलिस को शायद और समय लगे इसकी जानकारी सामने आने के लिए। लेकिन एक बहुत ही दुख वाली ये खबर है। 18 साल का ये छात्र मात्र था और अभी 3 महीने पहले ही आईआईटी बॉम्बे में उसकी पढ़ाई शुरू हुई, पहली परीक्षा हुई और उसके बाद इस छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मामले में अभी एडीआर का मामला दर्ज कर पुलिस की ओर से फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। कल रात को जो वहां पर कई संगठन हैं उनकी ओर से कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया, एक प्रोटेस्ट भी की गई और साथ ही साथ इसके जरिए ये भी देखना अहम है कि कैंपस की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इनके मेंटल हेल्थ को लेकर या फिर छात्रों की सुरक्षा को लेकर। इसे लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे तो यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि आईआईटी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि आखिर इस छात्र की खुदकुशी की वजह क्या रही। तो फिलहाल यहाँ पर सवाल इंडिया का हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। महिला क्रिकेट आईपीएल यानी WPL में एक बार फिर से आज महिला खिलाड़ियों पर बोली लग रही है। 4 से 26 मार्च के बीच खेले जाने वाले 22 मैचों के लिए 409 खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई गई है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इस बोली के लिए 1525 खिलाड़ियों के नाम रजिस्टर्ड करवाए थे, जिसमें से 409 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई है और इन 409 में 246 भारतीय और 163 ओवरसीज खिलाड़ी हैं। 8 एसोसिएट देश के खिलाड़ी हैं और इसमें से 202 कैप्ड हैं और 199 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। तो 5 टीमों के लिए 90 स्लॉट, यानी हर टीम जो है वो 18 खिलाड़ी खरीद सकेगी। 4 से 26 मार्च तक ये जो टूर्नामेंट है वो होने जा रहे हैं और ऑक्शन की जो शुरुआत है वो स्मृति मंधाना के नाम से हुई है। उन्हें बेंगलुरु ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। भारतीय कप्तान की बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो उन्हें 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो ये एक बेहतरीन आज का दिन होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं 3 जो स्पोर्ट्स पर बहुत ही करीब से नज़र रखते हैं। आपको हम वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस खिलाड़ी को किस तरह के ऑप्शंस में जो कीमत लगाई गई है वो है। मेरे साथ मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जुड़ रहे हैं और हमारी स्पोर्ट्स एडिटर रीका रॉय जुड़ रही हैं। तो मनोरंजन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। ये विमेन क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज।
निश्चित रूप से अब जब वुमेन क्रिकेट इतना पॉपुलर होने लगा, सबकी निगाहें थी इस पर। और आप सोचिए, जो बोली की शुरुआत हुई, पहली खिलाड़ी स्मृति मंदाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए, उसके बाद आप दीप्ति शर्मा, सोचिए कि मतलब आगरा की रहने वाली, आपकी दिल्ली की बगल की, 2 करोड़ 60 लाख रुपया। उसके बाद जो है शेफाली वर्मा, कई बार विमल ने स्टोरी की है, रोहतक जा करके 2 करोड़ रुपए, अभी अंडर 19 की कैप्टन रह चुकी थी। ये स्टोरी जो है ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये महिला क्रिकेट कहां तक पहुंचेगा। लेकिन एक बाबा इसमें कैच है कि जो हमारी कप्तान है हरमनप्रीत, जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही हैं, उन पे 1 करोड़ 80 लाख की बोली लगी है। एक जो एडवांटेज हुआ है मुझे लगता है कल के नॉक से, वो जमाइमा रॉड्रिगेज का हुआ है, उनको अच्छी बोली लगी है। 2 करोड़ 60 लाख है मेरे ख्याल से, 2 करोड़ 20 लाख है, तो अब हरमनप्रीत से ज्यादा है। और स्मृति मंदाना 340 है मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि ये दर्शकों के लिए बताओ कि यहां से 12 करोड़ का पर्स है, ऐसा नहीं कि 95 करोड़ का जो मेन सीनियर टीम में होता है, उस लिहाजा ये बहुत बड़ी बोली है। 3 खिलाड़ी हैं जो कि 3 करोड़ से ऊपर अब तक बिकी हैं। नेट सिवर है जो कि मुंबई की हुई हैं 3 करोड़ 20 लाख में, और एश्ले गार्डनर है ऑस्ट्रेलिया की जो कि 3 करोड़ 20 लाख में हुई हैं गुजरात जायंट्स की। तो टीमें एक तरह से तैयार हो गई हैं, और रिका भी इस पर काफी बारीकी से नजर रखती है हर एक प्लेयर पे। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है, बाबा ने भी कहा, विमल ने भी कहा, जिस तरह से प्लेयर्स पर बोली लगी है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ बताती है कि इस बार जो सारे जो फ्रेंचाइजेज है वो अपने अपने एक स्ट्रैटेजीज लेके गए हुए हैं। शायद देख रहे हैं कि 3 साल के लिए किन किन खिलाड़ियों पर हम इन्वेस्ट कर सके। तो आप अगर देखेंगे जिन खिलाड़ियों को सबसे बड़ी रकम मिला है, तो वो शायद 3 साल टॉप फॉर्म में रहने वाले हैं। और अभी ये भी देखा गया है कि ऑलराउंडर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिला है, जैसे कि नेट शिवर, एश्ली गार्डनर, हमारे दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, सारे जो जिनको अच्छे रकम मिला है, सारे ऑलराउंडर्स हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स लेने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टीम शुरुआत से बन रही है, ऐसा नहीं है कि पहले से एक टीम तैयार था। सारे जो फ्रेंचाइजेस है वो अपना स्ट्रैटेजी बनाकर गए हैं, कैसे 12 करोड़ रुपए में 15 से लेकर 18 के बीच खिलाड़ी वो आज खरीद सकते हैं इस ऑक्शन में। विमल, यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप बारीकी से इन खिलाड़ियों पर नजर भी रख रहे हैं, किस तरह से उनका करियर शुरू हुआ। इतना आसान नहीं रहा है उन लोगों का सफर, एक महिला होने के नाते भी। और जब आप पुरुष क्रिकेट के मुकाबले देखते हैं तो उनको उस तरह का मेहनताना भी नहीं मिल रहा था, उस तरह की मैच फीस भी नहीं मिल रही थी, जो अब उसमें बदलाव हो चुका है। तो ये भी बड़ी बात है, बहुत ये रिसेंट चेंज है, मतलब काफी समय से इसकी बात चल रही थी। और जो जैसे अभी रिका ने कहा कि ऑलराउंडर्स हैं, हरलीन देवल हैं, पूजा वस्त्राकर हैं, देवदरीन डॉटरिन है, हमारी अटापट्टू हैं, ये सब खिलाड़ी आएंगे तो इन पे मुझे लगता है दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा तो बिक गई लेकिन 2 करोड़ 60 लाख में, लेकिन इन जैसे खिलाड़ी भी आएंगे 1.9 करोड़ में शायद इन पे बोली लगेगी। यश लाहौटी हमारे साथ है, वो महिला क्रिकेट को मैं उनसे काफी समय से बात करता रहता हूँ और काफी जानकारी रखते हैं महिला क्रिकेट पे, काफी पैसा लगाना चाह रहे थे काफी समय से, और मुझे बार बार वो लालच दे रहे थे जुड़ने की। यश, जो अभी जो बोली लग रही है जिन प्लेयर्स की, और आप सबको बहुत क्लोजली जानते हैं, क्या लगता है कि कुछ को तो कल का परफॉर्मेंस का फायदा हुआ और कुछ को आपको लगता है कि 3 करोड़ के आसपास और जाएंगे इंडियन प्लेयर? अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि पर्स अब बहुत कम बचा है, तो 3 करोड़ के आसपास और प्लेयर्स को जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो 3 प्लेयर्स 3 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं उतने ही रहेंगे। अब जितनी बोली होगी वो 50 लाख से 1.5, अगर 2 करोड़ तक कोई गया तो वो बहुत ही मैक्सिमम होगा, लेकिन अब उसी रेंज में अब बोली आ चुकी है, क्योंकि सबको अपना स्क्वाड कंप्लीट करना है, 15 से 18 मेंबर का स्क्वाड कंप्लीट करना है, और सबके पास उतना ही पर्स है 12 करोड़ रुपए का। तो 12 करोड़ में अगर आपको 15 से 18 प्लेयर्स को फिलअप करना है, जैसे आरसीबी पहले 3 प्लेयर्स के बाद ही उनके पास सिर्फ 4 करोड़ 90 लाख रुपए बचे हैं, तो उनको मिनिमम 12 प्लेयर्स लेने हैं 4 करोड़ 90 लाख में। वहां पे अनकैप्ड प्लेयर्स भी आ जाएंगे, वहां पे बाकी सब भी आ जाएंगे। तो बोली बहुत ही समझ नहीं आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड की कैप्टन हेदर नाइट, उनकी ओपनर डैनी वायट, ये सारे लोग सेल होने चाहिए थे, सारे अनसोल्ड गए हैं।
तो काफी शॉकिंग रहा है, लेकिन इसमें गलती फ्रेंचाइजीज की भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ही कम समय मिला था जी। 26 तारीख को उनको पता चला था कि उनको फ्रेंचाइज मिल चुकी है। यश, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ वैशाली माथुर भी जुड़ गई है, क्रिकेटर है। वैशाली, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपको जिस तरह की बोली लगी है आज ऑक्शन में? स्मृति मंदाना 3 करोड़ 40 लाख, नेट सीवर जो है 3 करोड़ 20 लाख, एशले गार्डनर 3 करोड़ 20 लाख, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? मैं यही कहूंगी कि जैसे कि स्मृति मंदाना है, इतने मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसके बाद उनका कॉन्टिन्यूअस उनका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा है। हार्डली कुछ मैचेस ही होंगे जिसकी वजह से उन्होंने किसी मैचेस में स्कोर नहीं किया, अदरवाइज 99% शी स्कोर्ड इन एवरी मैचेस। एंड जैसे कि हमारी हरमनप्रीत कौर है जो कैप्टन है अभी रिसेंटली इंडिया टीम की, वो थोड़ा उनका प्राइस थोड़ा सा सोल्ड कम हुआ है। मैं बस यही कहूंगी कि जो भी टीमें हैं दे रियली मतलब दे आर वेरी गुड प्लेयर्स और वो अपना बेस्ट करे, और इससे क्या होगा कि बाकी और भी आने वाले टाइम में जो लड़कियां नहीं खेल पा रही या जिनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं, इस IPL की वजह से वो लड़कियां भी खेल पाएंगी और क्रेज होगा। जैसे कि बॉयज में क्रेज हो रहा है, ऐसे ही गर्ल्स में भी और ज्यादा क्रेज होगा। ऑलरेडी हो रहा है बट और ज्यादा होगा। बिल्कुल। वैशाली, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, 2016 में आपने एक तरह से छोड़ दिया, T20 आप खेली हैं, आपको बड़ा ये लग रहा है कि आपके टाइम में आता तो थोड़ा और कई सारे प्लेयर्स काफी समय से डिमांड रहा है, आपके जैसे कई प्लेयर्स हैं जो कि लड़कों के साथ खेलना शुरू किया, बड़े मुश्किल से यहां तक पहुंचे, ये एक मलाल है। अभी अदिति भी पूछ रही थी, सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम तो हुई है, कहीं पे गर्ल्स की टीम नहीं होती, आपको लड़कों की टीम के बीच जाकर खेलना होता है। वैशाली, इंटरनेट वैशाली से संपर्क नहीं। अगर मैं यश को एक सवाल पूछ सकती हूँ, यश, अगर हम ऑक्शन को देखें। जी वैशाली बोलिए। हेलो जी वैशाली, यही जानना चाह रहे थे कि क्या मलाल है आपको? मैं खेलती थी, हम लोग जी बिल्कुल मलाल है मैम, क्योंकि हम जब खेलते थे तो हम भी सोचते थे कि हम भी मेंस की तरह हमारा भी IPL हो, हम भी आगे खेले, लोग हम भी जाने, हमारे फेसेस को जाने जैसे कि मेंस को जानते हैं, जैसे कि विराट कोहली। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर रिका हम ये भी सुन रहे हैं जो उनकी उसमें कि पहचान की एक बात है। शायद किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन एक जो पहचान थी जिस तरह से मेंस क्रिकेट को या जो मेंस खिलाड़ियों को मिली उस तरह से महिला खिलाड़ियों को नहीं मिली, इस बात का ज्यादा मलाल खिलाड़ियों में है। बिल्कुल, लेकिन आप अगर देखें महिला क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेस आ रहा है वो 2017 से आना शुरू किया है। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, परसेप्शंस बदला है, लोगों के स्पॉन्सर्स आए हैं, जो इकोसिस्टम बढ़ता गया है 2017 से। फिर उससे पहले BCCI के अंडर आया है महिला क्रिकेट, और जैसे ही हम टेलीविजन में ज्यादा से ज्यादा महिला क्रिकेट देखना शुरू किए और उसके बारे में जागरूकता बढ़ी, इसमें पैसा आया है। आज खेलो इंडिया जैसे खेलों को टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको देख रहे हैं, उससे एक उत्सुकता पैदा हो रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे लड़कियों के पेरेंट्स को भी लग रहा है कि आज लड़कियों को हम टीवी पर देख सकते हैं। तो उस जेनरेशन को जो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड प्रिपेयर किया है उसके वजह से आज इस जेनरेशन को इतना तक आने का मौका मिला है। और आगे चलकर बाकी जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक कहते हैं इफ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। तो अब जिनको ये देख रहे हैं रोल मॉडल्स के तौर पे, इनके तरह बनना चाहते हैं, पर इन्हीं लोगों ने जो बैकग्राउंड है वो प्रिपेयर किया है इंडियन क्रिकेट के लिए। यश के लिए एक सवाल है, हमारे जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, मेरे पास रिका यहाँ पर वक्त की कमी है क्योंकि हमको आगे यहाँ पर रुक करना है। यश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ऑक्शन हुआ है इसके बाद जो महिला खिलाड़ियों के खेल का स्तर है वो कई पहलुओं से अब और बेहतर होगा और ज़्यादा जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका मिलेगा। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे आपको त्रिपुरा के अगरतला लिए चल रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों पर काडर का कब्जा, व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा,
वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। वो अपने आप को बादशाह मानते थे। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। इस चुनाव में ही देखिए, हर दल, हर उम्मीदवार के झंडे चारों तरफ दिखते हैं। क्या ये 5 वर्ष पहले तक संभव था? मुझे तो याद है 30 साल तक वामपंथियां रहे और हर चुनाव में 2-2, 3-3 महीने पहले इसकी हत्या, उसकी हत्या, उसको मार दिया, उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसी खबरें आ रही थी। आप मुझे बताइए, ये चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि नहीं है? एक समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे और किसी को तो एंट्री नहीं थी, और किसी ने झंडा लगाया तो शाम को डंडा आया। आपने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया और आज त्रिपुरा विकास की पटरी पर लौट आया है। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी, उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात का ध्यान रखने को कहूंगा, लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये आपको कभी जाति के नाम पर तोड़ेंगे, कभी समाज के नाम पर बिखरेने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। आप लोग बढ़ गए तो ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। त्रिपुरा के विकास के लिए आपको आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के और भाजपा के सहयोगियों को पूरी ताकत के साथ वोटिंग करना है। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस ही मिलकर पहले क्या करते थे, रुपया, उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहां सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूं
हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग नीचे 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। ये काम हमने भलाई के लिए किया है। भाइयों और बहनों, महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के विकास के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनके दौर का विकास आज भी त्रिपुरा की शान है, त्रिपुरा की पहचान है। त्रिपुरा की इस पहचान को 21वीं सदी का नया आयाम देने के लिए ही हमने हीरा यानी हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवे का संकल्प लिया था। आज त्रिपुरा में चारों तरफ इस हीरे की चमक दिखती है। त्रिपुरा वाले तो अनुभव ही कर रहे हैं। बाहर से भी जो त्रिपुरा आता है ना, वो भी साफ साफ ये परिवर्तन देख रहा है। अगरतला के वीर विक्रम किशोर माणिक्य एयरपोर्ट पर उतरते ही हर कोई हैरान रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आधुनिक एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार के कारण ही संभव हो पाया है। त्रिपुरा में नए हाईवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। आज त्रिपुरा के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, तेजी से बन रही है। रेल कनेक्टिविटी में तो त्रिपुरा काफी आगे बढ़ चला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इसमें भारत की तरफ का हिस्सा तो लगभग पूरा हो चुका है। बांग्लादेश की तरफ वाले हिस्से में भी तेजी से काम चल रहा है। फैनी नदी पर मैत्री सेतु बनने से अब अगरतला इंटरनेशनल पोर्ट से भारत का सबसे नजदीकी शहर बन गया है। इससे बांग्लादेश से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी एशिया के लिए व्यापार कारोबार के लिए त्रिपुरा एक बड़ा केंद्र बन रहा है। इससे एक बहुत बड़ा अवसर त्रिपुरा के लिए बन रहा है, त्रिपुरा के युवाओं के लिए बन रहा है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा भाजपा का हीरा मॉडल यहां रोजगार निर्माण के लिए, उद्योग धंधे के लिए बहुत मजबूत आधार बन रहा है। ये निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो रहा है। अगर यहां लेफ्ट की सरकार रहती तो मैं दिल्ली से कितनी भी कोशिश करता, यहां ये काम इतनी तेजी से ही नहीं हो पाता। इसलिए याद रखिएगा, त्रिपुरा को चाहिए डबल इंजन सरकार। साथियों, जब दिल्ली और यहां दोनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार होती है तो इतने फायदे होते हैं कि गिनाना भी समय कम पड़ जाएगा। आप याद करिए, जब यहां ये चंदा कंपनी, डगर डगर पे चंदा लेने वाले लोग, उनकी सरकार थी, तब गरीबों को मिलने वाला राशन भी सबको नहीं मिलता था। चंदा वसूलने वाले घर पहुंचने से पहले ही
गरीबों का राशन लूट लेते थे, लेकिन डबल इंजन सरकार आज सबको मुफ्त राशन दे रही है। हमने ये भी पक्का किया है कि जो राशन हमने भेजा है वो पूरा का पूरा गरीब के घर तक पहुंचे। साथियों, बीमारी की हालत में इलाज का खर्च किसी भी गरीब के सबसे बड़ी चिंता होता है, और इसलिए ही केंद्र की भाजपा सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है। और हमने तो हमारे समाज में देखा है कि अगर कोई मां, कोई बहन बीमार हो जाती है, गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई हो, तो कभी अपने परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलने देती है। वो दर्द सहती है, घर का काम भी करती रहती है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखती, लेकिन दुख का पता किसी को चलने नहीं देती। क्यों? तो उस मां बहन के मन में विचार आता है, अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे ऐसी गंभीर बीमारी है और अगर अस्पताल ले गए, पैसे तो है नहीं, ये बच्चे कर्ज कर देंगे, ब्याज से पैसा लाएंगे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बच्चे जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे। मुझे मेरे बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना है, और इसलिए मां बीमारी सहती थी, बच्चों को कहती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है, हर मां का दुख समझता है, हर बहन की पीड़ा समझता है, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, बीमारी जाए, इसके लिए बेटा काम कर रहा है। आप सोचिए, बेंगलुरु में आज से 17 फरवरी तक 5 दिनों का एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है। और इस सबसे बड़े एयर शो में 700 से ज्यादा एग्जीबिटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस एयर शो में दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के उपकरणों का प्रदर्शन आज किया गया। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर यह एयर शो आयोजित किया गया है भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से। इस एयर शो के 14वें संस्करण में जो एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं उनमें F-21 फाइटर प्लेन, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जेवलिन वेपन सिस्टम, S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 737, 787 ड्रीम लाइनर और 77X तेजस मार्क 1A भी इसमें शामिल है। तो आप अलग अलग करतब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे विमानों के। Piercing into the blue skies of Bengaluru.